नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। जी हाँ। इसका जो मूल आइडिया है वो ये कि आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, वहां अगर आप बिना भटके गहराई से किसी काम पर फोकस कर सकते हैं तो ये एक तरह की सुपर पावर है। बिल्कुल। और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्किल इतनी जरूरी क्यों है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे ज्यादातर लोग अनजाने में ही ये फोकस करने की क्षमता खोते जा रहे हैं। सही कहा। और देखिए, न्यूपोर्ट सिर्फ कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं दे रहे हैं। वो हमारी इकोनॉमी में जिस तरह से वैल्यू बनती है उसमें आ रहे एक बुनियादी बदलाव की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो जिस अर्जेंसी, जिस तात्कालिकता पर जोर दे रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बेहतर काम करने के बारे में नहीं है, ये भविष्य में रेलेवेंट बने रहने के बारे में है। हाँ, और यहीं से वो ग्रेट डिवाइड या बड़े विभाजन वाली बात आती है ना? बिल्कुल। सोचिए, जैसे दो लोग हैं ऑफिस में। एक है जो पूरे दिन ईमेल्स, मीटिंग्स और ऐसे कामों में लगा रहता है जो जरूरी लगते हैं पर असल में शायद उतने वैल्यूएबल नहीं है। और दूसरा है जो शायद कुछ ही घंटों के लिए पर पूरी तरह से गायब होकर एकदम फोकस के साथ काम करता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है। तो न्यूपोर्ट पूछते हैं, 5 साल बाद इनमें से कौन ज्यादा आगे होगा? जाहिर है दूसरा वाला। उनका तर्क है कि आज की इकोनॉमी में 2 स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कौन सी 2 स्किल्स? पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखना, और दूसरी बहुत ही हाई क्वालिटी का, मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल का काम प्रोड्यूस करना। और यहीं पर असली बात आती है। ये दोनों ही क्षमताएं पूरी तरह से डीप वर्क पर निर्भर करती हैं। हाँ। यानी बिना भटकाव के अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर किसी मुश्किल काम पर फोकस करने की काबिलियत। और न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना? जी। उनका कहना है कि ये क्षमता, ये एबिलिटी दुर्लभ होती जा रही है, कम होती जा रही है, और ठीक उसी समय इकोनॉमी में इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये तो बड़ा अजीब कॉन्ट्रास्ट है। जो चीज ज्यादा जरूरी हो रही है वही कम मिल रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें थोड़ा एआई और ऑटोमेशन के असर को देखना होगा। अच्छा। देखिए, जो काम रूटीन है, जिन्हें बार बार किया जा सकता है, वो तो मशीनें कर लेंगी या कर रही हैं। तो फिर इंसान की वैल्यू कहाँ है? उन कामों में जो मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। बिल्कुल। जैसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ नया सोचना, क्रिएटिव काम करना, नई स्किल्स जल्दी से सीखकर उनमें मास्टर बन जाना। और इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? गहरा ध्यान, फोकस। एग्जैक्टली। गहन ध्यान और एकाग्रता। इसीलिए जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन ऐसे लोग कम हो रहे हैं। तो ये जो गैप है उपलब्धता और मूल्य के बीच का, ये उल्टा रिश्ता, यही आज के समय में प्रोफेशनल सक्सेस की चाबी बन रहा है। तो अगर डीप वर्क इतना वैल्यूएबल है तो फिर ये कम क्यों हो रहा है? लोग जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहे हैं क्या? जानबूझकर शायद नहीं, लेकिन हम जिस माहौल में काम करते हैं वो इसे मुश्किल बना देता है। न्यूपोर्ट इसे कहते हैं न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब ये कि जब हमारे सामने एक मुश्किल फोकस वाला काम होता है और साथ ही कुछ आसान तुरंत सेटिस्फैक्शन देने वाले काम होते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देख लेना, किसी मीटिंग में चले जाना, हाँ। तो हमारा दिमाग नेचुरली आसान रास्ते की तरफ भागता है, मुश्किल काम से बचता है। तो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे घंटों दिमाग लगाने के बजाय हम फटाफट 10-20 ईमेल निपटा देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो आसान लगता है और हमें लगता है कि हम बिजी हैं। बिल्कुल। और यही हम उस जाल में फंस जाते हैं जिसे न्यूपोर्ट कहते हैं व्यस्तता उत्पादकता का छद्म रूप। मतलब बिजीनेस एज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। सिर्फ बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी मान लेना। हाँ, और इसे वो स्यूडो वर्क या छद्म कार्य भी कहते हैं। ऐसे काम जो दिखते तो हैं कि हम कुछ जरूरी कर रहे हैं, लेकिन असल में उनसे कोई खास वैल्यू ऐड नहीं होती। उन्होंने शायद एक उदाहरण भी दिया था, सारा और मार्कस का। हाँ, वो उदाहरण अच्छा है। जैसे सारा है जो सुबह उठकर 30 ईमेल का जवाब देती है, फिर 2 मीटिंग अटेंड करती है, फिर एक प्रेजेंटेशन पर दूसरों के साथ कोलैबोरेट करती है। दिन के आखिर में वो थकी हुई है, पर उसने असल में हासिल क्या किया? और दूसरी तरफ मार्कस है जो उसी सुबह 2 घंटे के लिए पूरी तरह गायब रहा। हाँ। किसी को पता नहीं कहाँ है, लेकिन उन 2 घंटों में उसने गहरे फोकस के साथ काम करके एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पहला ड्राफ्ट बना लिया, जिससे शायद कंपनी को लाखों का फायदा हो। देखिए कितना साफ अंतर है, एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट।
काम करते दिखना बनाम सच में कुछ हासिल करना। अक्सर हम बस दिखने वाली व्यस्तता को ही तरजीह दे देते हो। सही बात है। और इसमें हमारे वर्क कल्चर का भी बड़ा हाथ है। खासकर नॉलेज वर्क में ये मापना बड़ा मुश्किल है कि कौन सच में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। हाँ, ये तो है। तो जब आप ठीक से माप नहीं सकते तो आप उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो दिखती हैं, जैसे कौन कितनी जल्दी ईमेल का जवाब देता है, कौन कितनी मीटिंग्स में आता है। तो इस चक्कर में ऑफिस का माहौल ही कई बार डीप वर्क के खिलाफ हो जाता है, अनजाने में ही सही। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा निराशाजनक नहीं लगता? अगर कंपनियां इसे माप नहीं सकती या इसे वैल्यू नहीं करती तो कोई क्यों करेगा डीप वर्क? बस बिजी दिखने में ही भलाई है फिर तो। ये एक वैलिड पॉइंट है और ये हमें डीप वर्क के एक और शायद ज्यादा गहरे पहलू की तरफ ले जाता है। वो है इससे मिलने वाला व्यक्तिगत अर्थ और संतुष्टि। अच्छा। न्यूपोर्ट का तर्क है कि डीप वर्क सिर्फ पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है, ये इंसान होने के नाते हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सैटिस्फाइंग भी है। हाँ, वो क्राफ्ट्समैन सीक्रेट वाली बात, जैसे कोई बढ़ई हो या कोई म्यूजिशियन या कोई कोडर, जब कोई अपनी स्किल को तराशता है, किसी चीज को कुशलता से बनाता है, उसमें महारत हासिल करता है, तो उससे गहरी संतुष्टि मिलती है। हाँ बिल्कुल। और जब आप घंटों तक फोकस करके कुछ बनाते हैं तो आप उस फ्लो स्टेट में चले जाते हैं जहां समय का पता नहीं चलता, आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। और वो अनुभव अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग होता है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसके पीछे तो साइंस भी है। आपने बताया था माइलिन शीथ के बारे में। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब हम लगातार किसी मुश्किल स्किल पर फोकस करते हैं या किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया पर गहराई से सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के चारों तरफ एक परत होती है, माइलिन शीथ। वो मोटी होती जाती है। ये एक तरह की इंसुलेशन है जो नर्व सिग्नल्स को ज्यादा तेजी से ज्यादा एफिशिएंटली ट्रैवल करने में मदद करती है। अरे वाह! तो मतलब डीप वर्क सिर्फ हमारी आदतें नहीं बदलता, ये लिटरली हमारे ब्रेन को फिजिकली चेंज करता है, उसे बेहतर बनाता है। बिल्कुल, ये आपके स्किल का एक फिजिकल अपग्रेड है। जैसे एक्सरसाइज से मसल्स बनती हैं, वैसे ही डीप वर्क से दिमागी क्षमता फिजिकली बेहतर होती है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार है, अटेंशन कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी। मतलब आपका ध्यान जिस चीज पर होता है वही आपकी दुनिया बन जाती है, वही आपका अनुभव तय करता है। अगर ध्यान हर वक्त बटा हुआ है ईमेल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया में, तो जिंदगी भी वैसे ही बिखरी हुई सतही लगेगी। बिल्कुल। और इसके उलट अगर आप अपने ध्यान को साधना सीख लेते हैं, उसे गहरी सार्थक चीजों पर लगाना सीख लेते हैं, तो जीवन का अनुभव भी ज्यादा रिच, ज्यादा मीनिंगफुल होगा। सही बात। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो डीप वर्क सिर्फ करियर में आगे बढ़ने या पैसे कमाने का टूल नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा फोकस्ड और सार्थक जिंदगी जीने का तरीका भी है। जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वो असल में अपनी लाइफ की क्वालिटी को कंट्रोल कर लेता है। हाँ, ठीक है, तो ये बात तो एकदम साफ हो गई कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, क्यों ये कम होता जा रहा है और ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। जी। लेकिन अब बड़ा सवाल, इसे करें कैसे, खासकर आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ भटकाव है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति काफी नहीं है, हमें एक सिस्टम चाहिए, एक ढांचा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर उनके बताए गए 4 नियम काम आते हैं। ये नियम सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है डीप वर्क को अपनी जिंदगी में उतारने का, जो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रहता। चलिए, तो फिर इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। इसका मतलब है कि जानबूझकर अपनी लाइफ में डीप वर्क के लिए जगह बनाना और उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाना। इसके लिए न्यूपोर्ट 4 अलग-अलग फिलॉसफी या तरीके बताते हैं और ये जानना जरूरी है कि कोई एक तरीका सबके लिए नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। पहला है मोनास्टिक या मठवासी तरीका। इसमें आप डिस्ट्रैक्शंस को लगभग पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जैसे कोई लेखक जो लिखने के लिए दुनिया से कट जाए। जैसे जेके रावलिंग ने हैरी पॉटर खत्म करने के लिए होटल ले लिया था। हाँ, बिल्कुल वैसा। ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं। फिर दूसरा तरीका? दूसरा है बाय मॉडल। इसमें आप अपने टाइम को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक लंबा पीरियड सिर्फ गहरे काम के लिए, जैसे कुछ दिन या हफ्ते, और बाकी टाइम दूसरे कामों के लिए। बिल गेट्स की थिंक वीक्स शायद इसका अच्छा उदाहरण है। एकदम सही, जब वो पढ़ने और सोचने के लिए पूरी तरह कट जाते थे। तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा है रिदमिक या लयबद्ध तरीका। ये शायद सबसे कॉमन है। इसमें आप डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं,
जैसे रोज सुबह 9 से 11 नो डिस्टर्बेंस, सिर्फ डीप वर्क। जैसे जेरी साइनफेल्ड का वो रोज एक जोक लिखने वाला रूल, चेन मत तोड़ो। हाँ, वो इसी का एक रूप है, रोज की आदत बना लेना। और चौथा है जर्नलिस्टिक तरीका। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें आप जब भी जहां भी थोड़ा खाली टाइम मिले फौरन डीप वर्क मोड में स्विच कर जाते हैं। जैसे कोई एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जो बिजी न्यूज रूम के बीच में भी मौका मिलते ही बढ़िया आर्टिकल लिख दे। हाँ, तो ये 4 तरीके हैं। और इन चारों में जो कॉमन बात है वो ये कि जो लोग सफल हैं वो सिर्फ डीप वर्क के लिए टाइम निकालने की कोशिश नहीं करते, वो अक्सर अपनी पूरी लाइफस्टाइल या वर्क स्टाइल को ही इसके आसपास ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, वो इसे प्रायोरिटी बनाते हैं। बिल्कुल, वो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जैसा आपने कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी जॉब, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो तरीका चुनें जो आपके लिए काम करे। और यहीं पर न्यूपोर्ट की एक प्रैक्टिकल टिप काम आती है, डीप वर्क स्कोर बोर्ड रखना। हाँ, वो अच्छा है। मतलब ट्रैक करना कि आप हर दिन कितने घंटे सच में गहरे फोकस में बिता रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप अपने चुने हुए तरीके पर कितना चल पा रहे हैं। सही है। ये खुद को अकाउंटेबल रखने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। आपको पता चलता है कि आपका टाइम असल में जा कहाँ रहा है, बजाय इसके कि आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो थोड़ा अजीब लग सकता है। बोरियत को गले लगाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? हम तो बोरियत से भागते हैं। पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप लगातार स्टिम्युलेशन, लगातार उत्तेजना के आदी हो गए हैं, हर मिनट फोन चेक करना, स्क्रॉल करना, ईमेल देखना, तो आपका दिमाग फोकस करने की क्षमता खो देता है। हाँ, वो इसे ध्यान का जंक फूड कहते हैं। उनका तर्क सीधा है, अगर आप हर खाली पल को किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरने के आदी हैं, तो जब आपको सच में लंबे समय तक फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका दिमाग बेचैन रहेगा, कुछ नया खोजता रहेगा। एग्जैक्टली। इसलिए फोकस करने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको बोरियत सहना सीखना होगा, बिना कुछ किए रह पाना सीखना होगा। तो क्या इसका मतलब है कि जैसे हम लाइन में खड़े हैं तो फोन निकालने के बजाय बस खड़े रहें? ये तो आजकल बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, कुछ हद तक यही मतलब है। या कम से कम हर खाली मोमेंट को तुरंत भरने की जो आदत है उसे तोड़ना होगा। अच्छा। न्यूपोर्ट कुछ टेक्निक्स बताते हैं, जैसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन। मतलब जब आप चल रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो बिना डिवाइस के किसी एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर लगातार सोचते रहना। या फिर ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने का टाइम फिक्स कर लेना, दिन में बस 2 बार या 3 बार। हाँ बिल्कुल, बजाय इसके कि जब भी नोटिफिकेशन आए तब देखें। ये सुनने में आसान है, पर करने में मुश्किल होगा शुरुआत में जरूर, लेकिन ये आपके ध्यान की मांसपेशी को ट्रेन करने जैसा है। बोरियत सहने की क्षमता सीधे आपके कॉग्निटिव कंट्रोल से जुड़ी है। जब आप छोटी छोटी बोरियत झेल सकते हैं तो आप बड़े मुश्किल कामों पर भी ज्यादा देर टिक पाएंगे। और इससे जुड़ी एक और टिप थी, अटेंशन रेस्टोरेशन प्रैक्टिस। हाँ, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करना जो आपके ध्यान को रिचार्ज करें, शांत करें, जैसे नेचर में वॉक करना या बिना किसी लक्ष्य के कुछ क्रिएटिव करना। अच्छा, अब तीसरा नियम, ये शायद सबसे ज्यादा बहस वाला है, सोशल मीडिया छोड़ें, क्विट सोशल मीडिया। क्या वो सच में यही कह रहे, सब कुछ बंद कर दो? देखिए, शायद पूरी तरह बंद करना सबके लिए ना प्रैक्टिकल हो, ना जरूरी। लेकिन न्यूपोर्ट टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाने को कहते हैं। क्राफ्ट्समैन अप्रोच मतलब ये कि कोई भी डिजिटल टूल इस्तेमाल करने से पहले खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछें। जैसे कि मेन सवाल ये है, क्या ये टूल मेरे मेन प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को पाने में सीधा पर्याप्त फायदा पहुंचाता है? क्या इससे मिलने वाला फायदा इसकी कीमत, जैसे ध्यान भटकना, टाइम वेस्ट होना, मेंटल एनर्जी खत्म होना से कहीं ज्यादा है? न्यूपोर्ट का तर्क है कि अगर आप ईमानदारी से इन सवालों के जवाब दें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स और कई दूसरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इरादे की बात है, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी है, बात यह है कि हम उसे कैसे, क्यों और कितना इस्तेमाल करते हैं। इसे डिजिटल मिनिमलिज्म भी कह सकते हैं। सोच समझकर चुनना कि कौन से टूल सच में वैल्यू ऐड करते हैं। हाँ, और बाकी सबको हटा देना या बहुत लिमिट कर देना। ठीक है। और चौथा आखिरी नियम, उथले कामों को खत्म करें, ड्रेन द शैलोज। ये बेसिकली ना कहने की कला है ना, उन कामों को जो बिजी तो रखते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं होते। सही पकड़ा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने काम को एनालाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन सा काम डीप है और कौन सा शैलो, यानी उथला। उथले काम कौन से हुए? वो काम जो दिमागी तौर पर ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होते, अक्सर डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी किए जा सकते हैं और दुनिया में कोई खास नई वैल्यू ऐड नहीं करते।
जैसे बहुत सारी ईमेल्स का जवाब देना, स्टेटस मीटिंग्स में जाना, रूटीन रिपोर्ट बनाना वगैरह। इसके लिए वो एक मजेदार टेस्ट बताते हैं। क्या एक स्मार्ट कॉलेज ग्रेजुएट को कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देकर ये काम सिखाया जा सकता है? हाँ, अगर जवाब हाँ है तो वो शायद शैलो वर्क है। और डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स अपना 60% या उससे भी ज्यादा टाइम इन्हीं शालों कामों में बिताते हैं। सोचिए, अगर इस टाइम का एक हिस्सा भी डीप वर्क में लगाया जा सके तो कितना फर्क पड़ेगा। तो इसका हल क्या है? इन कामों को पहचानना, कम करना या उन्हें एक साथ निपटाना, बैचिंग, या हो सके तो डेलीगेट करना। यहीं पर वो डेप्थ टू शैलोज रेशियो ट्रैक करने की बात आती है। आप गहरे काम के मुकाबले उथले काम पर कितना टाइम लगा रहे हैं? हाँ, और लक्ष्य होना चाहिए कि धीरे धीरे इस रेशियो को गहरे काम के फेवर में झुकाया जाए। और जब आप शैलो वर्क कम करते हैं तो आप सिर्फ टाइम नहीं बचाते हैं, आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी भी बचाते हैं, जिसे आप उन कामों पर लगा सकते हैं जो सच में मायने रखते हैं। इसी से जुड़ा एक और आइडिया था शट डाउन रिचुअल। हाँ, वो बहुत जरूरी है। दिन के आखिर में काम को ठीक से बंद करने की एक प्रोसेस, अपने अधूरे काम देखना, कल की प्लानिंग करना और फिर मेंटली काम से स्विच ऑफ कर देना, ताकि दिमाग रात भर काम के बारे में ना सोचता रहे। बिल्कुल। ये आपको अगले दिन फ्रेश होकर डीप वर्क के लिए तैयार करता है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो निचोड़ क्या है, फाइनल मैसेज क्या है? मैसेज बहुत क्लियर है। आज की इस भटकाव भरी दुनिया में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए गहराई से फोकस करने की क्षमता एक सुपर पावर है। ये आपको न सिर्फ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनाएगी, बल्कि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन और मीनिंगफुल लाइफ जीने में भी मदद करेगी। न्यूपोर्ट हमारे सामने एक चॉइस रखते हैं, है ना? हाँ, एक सीधी चॉइस, या तो डिस्ट्रैक्टेड और आसानी से रिप्लेस होने वाले बने रहें, या फिर अपने फोकस को मास्टर करें और इनवैल्यूएबल, अमूल्य बने। हमें अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये शायद हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है, पर हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ शायद हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि ये सब जानने के बाद अपने ध्यान को, जो एक कीमती एसेट है जिसे अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसे संभालने और उसे बेहतर बनाने की दिशा में वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आप उठा सकते हैं।